हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। तो आज हम लोग ट्रायंगल एंड पैरेललोग्राम मेथड पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस लेके आ रहे हैं। उस पर हम लोग न्यूमेरिकल्स बनाएंगे और उसको बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। ध्यान देते हैं, ट्रायंगल एंड पैरेललोग्राम मेथड जो है वो आपका 4th चैप्टर का, जो कि मोशन इन प्लेन में दिया गया है, और उसी पर हम लोग बहुत सारा क्वेश्चंस को बनाएंगे, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस को बनाएंगे। इसके बारे में हो सकता है आप लोग का इसका फार्मूला न याद हो, तो थोड़ा सा हम लोग फार्मूला के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम लोग ट्रायंगल और पैरेललोग्राम मेथड पे जो फार्मूला हम लोग निकाले थे वो था R इक्वल टू रूट अंडर A² प्लस B² प्लस 2AB cos थीटा। ये फार्मूला था। थीटा जो है यहाँ पे A एंड B के बीच एंगल फॉर्मेशन हो रहा है। A एंड B दो वेक्टर्स हैं, ठीक है। उन दोनों के बीच जो एंगल फॉर्मेशन हो रहा है वही क्या है, थीटा है। R क्या है, इन दोनों का रिजल्टेंट है। A एंड B का रिजल्टेंट कौन है, R है। मतलब R जो है रिजल्टेंट वेक्टर है, A एंड B वेक्टर्स हैं, और उसके बीच में जो एंगल फॉर्मेशन है थीटा है। अगर हमको रिजल्टेंट निकालना हो तो ये फार्मूला लगाना पड़ेगा, ठीक है। रिजल्टेंट निकालने के लिए फार्मूला लगाना पड़ेगा। डायरेक्शन की जब बात की जाए, ठीक है, अगर डायरेक्शन निकालना हो तो हमको tan फाई निकालना होता है, जिसका फार्मूला होता है b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। ये फार्मूला होता है, ठीक है। रिजल्टेंट निकालना हो तो ये फार्मूला, डायरेक्शन निकालना हो तो ये फार्मूला। तो सबसे पहले तो इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए कि मैं इसको मिटा दूं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस पे आते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चंस पे आते हैं। को देखते हैं। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। टू फोर्सेज हुज मैग्नीट्यूड आर इन द रेशियो 3:5 गिव ए रिजल्टेंट ऑफ 28 न्यूटन। यहाँ पर 3:5 दिया गया है, ठीक है। दो फोर्सेज हैं, दोनों फोर्सेज का जो रेशियो है 3:5 दिया गया है, और उसका दोनों का रिजल्टेंट कितना है, 28 न्यूटन है, ठीक है। इफ द एंगल ऑफ देयर इंक्लिनेशन इज 60 डिग्री, ठीक है। उसका बीच में जो एंगल दिया गया है वो 60 का दिया है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच फोर्सेज। दोनों फोर्सेज की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो सबसे पहले तो इसमें आंसर हम लोग आंसर निकालते हैं। तो मान लेते हैं कि लेट, ठीक है, F1 एंड F2 आर द टू फोर्सेज, ठीक है। F1 एंड F2 क्या है, दो फोर्सेज हैं, ठीक है। वेयर F1 की वैल्यू हो गई, देखो वहाँ पर क्या लिखा है, एक 3 है, दूसरा क्या है 5 है। तो एक 3 है उसको हम लोग लिख देते हैं 3x, एंड जो F2 है उसको हो गया 5x। डिवाइड करिएगा तो रेशियो तो उतना ही आएगा। F1 बाई F2 करोगे तो 3x बाई 5x होगा, तो x कैंसिल हो जाएगा, तो आपका रेशियो उतना ही आएगा। तो F1 को हमने 3x मान लिया है सुविधा के लिए कि हम लोग को वैल्यू निकालने में आसानी हो, और F2 की वैल्यू हमने क्या लिखा है 5x, ठीक है। और उसका एंड यहाँ पे दिया है R की वैल्यू दे दी गई है कितनी, ठीक है, 28 न्यूटन। थीटा का भी वैल्यू दे दिया गया है कितना, 60 बाई फार्मूला तो आपको याद है, अभी हमने लिखवाया है तुरंत। क्या, तो R इक्वल टू होता है रूट अंडर A² प्लस B² प्लस 2AB cos थीटा। इसको एक काम करो, AB ही मान लेते हैं, दोबारा भरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसको A ही मान लो, A हो गया, ये क्या हो गया, B हो गया, ठीक है। दो फोर्सेज हो गए। वैल्यू पुट करते हैं। R की वैल्यू कितनी हो गई, 28। A की वैल्यू कितनी है मेरे भाई, 3x होल का स्क्वायर। B की वैल्यू कितनी है, 5x होल का स्क्वायर प्लस 2। A की वैल्यू कितनी हो गई, 3x। B की वैल्यू कितनी हो गई, 5x। cos थीटा कितना हुआ, 60, ठीक है। बात समझ में आ रही है। R की वैल्यू 28, A की वैल्यू 3x स्क्वायर है तो होल का स्क्वायर, B की वैल्यू हो गई 5x स्क्वायर है तो होल का स्क्वायर प्लस 2, A की वैल्यू हो गई 3x, B की वैल्यू हो गई 5x cos थीटा, और थीटा की वैल्यू हो गई 60 डिग्री, जो कि वहाँ पे दिया गया है। अब यहाँ पे 28, इसको सॉल्व करते हैं। 3x का स्क्वायर हो जाएगा 9x स्क्वायर, 5x का होल स्क्वायर है 25x स्क्वायर,
ये कितना हो जाएगा, 2 3 6, 6 और 6 5 30, ठीक है, 330x²। और यहाँ पे कितना है cos 60, तो 1/2 हो जाएगा, कटा दो, ये 15 बार में कट गया, ठीक है। कितना आया, कितना आएगा 9x² प्लस हो गया 25x², और ये हो जाएगा आपका 15x²। जोड़ेंगे, ठीक है, 25 में 15 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 40 और 9, ठीक है, 49 49, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 28 इक्वल टू 49x², 49x², ठीक है। अब इसका रूट हटा दो, रूट हटाएगा तो इसका तो हो जाएगा, रूट हो जाएगा 7 हो जाएगा, स्क्वायर खत्म, इसका रूट भी खत्म। सो x इक्वल टू होगा 28/7, कितना बार में कट गया, 4 बार में कैंसिल हो गया। x की वैल्यू निकल गई 4। हमको फोर्स निकालना था, फोर्स, दोनों फोर्स को हमको फाइंड करना है। तो a की वैल्यू कितना है, 3x है, तो लिखेंगे सो a इक्वल टू, लिखा है 3x, तो 3x की वैल्यू कितनी 4, तो हो जाएगा 12 न्यूटन, चूंकि फोर्स है तो न्यूटन में। दूसरा कितना है मेरे भाई, b है 5x, तो यहाँ पर लिखेंगे एंड b इक्वल टू हो गया 5x, तो 5 का 5 और x का हो गया 4, मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 20 न्यूटन। मुझे लगता है कि ये क्लियर हो चुका होगा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए मेरे भाई। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। 2 इक्वल फोर्सेज हैव देयर रिजल्टेंट इक्वल टू ईच अदर, ठीक है। 2 फोर्सेज हैं जो कि एक दूसरे के बराबर हैं और वो उनके जो रिजल्टेंट भी हैं वो उनके बराबर हैं, ठीक है। एट व्हाट एंगल आर दे इंक्लाइंड, तो किस एंगल पे वो लोग इंक्लाइंड है, तो इसमें एंगल आपको निकालना है, थीटा की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। क्वेश्चन जो कह रहा है थोड़ा सा उसके बारे में देखेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है मेरे भाई, कह रहा है कि 2 इक्वल फोर्सेज इक्वल है। मान लो फोर्सेज F1 हो गया, दूसरा हो गया फोर्सेज F2, दोनों की वैल्यू कुछ मान लो, दोनों को मान लो F, चाहे X मान लेते हैं, X मान लिए, दोनों फोर्सेज इक्वल हैं। कह रहा है कि हैव देयर रिजल्टेंट इक्वल टू आइदर, सॉरी ईच अदर बोल रहे थे, इक्वल टू आइदर, मतलब एक के बराबर जो है उनका फोर्स का जो वैल्यू है, एक फोर्स की जो वैल्यू है उसके बराबर उसका रिजल्टेंट है, ठीक है। आर की जो वैल्यू हो गई, ठीक है, वो भी एक फोर्स के इक्वल है, या तो F1 के बराबर या तो F2 के बराबर। तो F1 को हमने माना है x या F2 को माना है x, तो R की भी वैल्यू हो जाएगी x। फिर से क्वेश्चन को समझते हैं, ठीक है। 2 इक्वल फोर्सेज हैव देयर रिजल्टेंट इक्वल टू आइदर, ठीक है। 2 इक्वल फोर्सेज हैं जिसको हमने x मान लिया है। कह रहा है कि उसका जो रिजल्टेंट है आइदर एक के बराबर है, या तो F1 के बराबर होगा चाहे F2 के बराबर होगा, तो दोनों को हमने x माना है, ठीक है। तो R की वैल्यू भी x हो जाएगी। तो दोनों के बीच में अब कह रहा है एट व्हाट एंगल आर दे इंक्लाइंड, ठीक है। तो दोनों के बीच का जो एंगल फॉर्मेशन है उसको फाइंड करना है। सो थीटा इक्वल टू व्हाट, बाय फॉर्मूला याद है मेरे भाया, R इक्वल टू √अंडर a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। a² तो पहला का वैल्यू है x² प्लस b², दूसरा भी है x², समझ में आ रही है। a² ये a है, x वैल्यू है x² प्लस b² ये b है, उसकी वैल्यू भी x² प्लस 2a इंटू b और cos थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, तो थीटा का थीटा। तो यहाँ पे r की वैल्यू भी x रख देते हैं, क्योंकि दोनों यहाँ पे r की वैल्यू भी क्या है, x है। x² कितना x², 2x², ये भी मल्टीप्लाई कर दो, ये भी होगा 2x², यहाँ cos थीटा का cos थीटा। दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। दोनों तरफ स्क्वायर करने पर जब स्क्वायर करिएगा तो ये हो जाएगा आपका x², ये तो रूट खत्म, तो 2x² प्लस 2x² cos थीटा। 2x² को इधर खींचिए, तो इधर खींचिएगा तो हो जाएगा x² माइनस 2x² इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे भाई, 2x² cos थीटा। तो 2x² cos थीटा, x² में 2x² को आप माइनस करते हैं तो माइनस x² होगा, ये 2x² cos थीटा। कोई इसमें दिक्कत, कैलकुलेशन में कहीं दिक्कत नहीं हो रही होगा। अगर कहीं पर भी दिक्कत होएगा तो कमेंट सेक्शन में पूछने का क्या दिक्कत हो रही है, ठीक है।
एक में से 2 माइनस हुआ, माइनस बच गया, इसको इधर से भेजने का इधर, तो cos थीटा इक्वल टू हो जाएगा -x² कैंसिल कैंसिल -1/2 कितना हुआ -1/2। तो इसके लिए लिख देंगे cos 120, ठीक है। cos 120 की वैल्यू होती है -1/2, cos खत्म, तो थीटा इक्वल टू हो गया 120, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी, एकदम क्लियर है, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लेने का, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन को भी देखते हैं, उसी पे ये बेस्ड ऑन है, उसी पे आधारित है, ठीक है। मतलब कुछ अलग टाइप नहीं है, आप इसका भी अपने आप से भी इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको बना रहा हूँ, ठीक है। एट व्हाट एंगल इंक्लाइंड द फोर्सेज P + Q एंड P - Q। P + Q एंड P - Q दो फोर्सेज हैं, और दोनों फोर्सेज किस एंगल पर इंक्लाइंड हैं होंगे, चाहे है, जिसके चलते इसका रिजल्टेड जो है इतना हो जाए। मतलब एक फोर्स समझिए कि A की वैल्यू ये दे दी गई है, B की वैल्यू ये दे दी गई है, ठीक है। अगर A एंड B को दो फोर्सेज मानते हैं, ये है, B दूसरा वहाँ पे है, और R की वैल्यू यहाँ पे दे दी गई है, तो लिखेंगे गिवन, आंसर में लिख सकते हैं गिवन कितना है, A की वैल्यू दे दी गई है P + Q, ठीक है। B की वैल्यू दे दी गई है P - Q, एंड जो रिजल्टेंट है, यहाँ देखो रिजल्टेंट लिखा है, R की वैल्यू दे दी गई है 3P² + Q², ये R की वैल्यू हो गई, ठीक है। अब बाई फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। बाई फार्मूला क्या है, R = √A² + B² + 2AB cos थीटा, ये आपका फार्मूला हो गया। R की वैल्यू कितनी है मेरे भाई, 3P² + Q², ठीक है। A की वैल्यू कितनी है, P + Q होल का स्क्वायर, B की वैल्यू कितनी है, P - Q होल का स्क्वायर, कोई दिक्कत, +2, A की वैल्यू कितनी हो गई, P + Q, B की वैल्यू कितनी हो गई, P - Q, और cos थीटा, तो cos थीटा का यहाँ पे हो गया cos थीटा, ठीक है। दोनों तरफ रूट है, दोनों तरफ का रूट एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा, तो हटाते हैं, ये हो जाएगा 3P², कोई दिक्कत इसमें। R की वैल्यू यहाँ रख दी गई है, यहाँ से A की वैल्यू ये, स्क्वायर है तो स्क्वायर, B की वैल्यू ये, स्क्वायर है तो स्क्वायर, +2 A की वैल्यू, फिर B की वैल्यू cos थीटा, ठीक है। रूट दोनों तरफ का कैंसिल कर दो, हटा दो, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, A + B के होल स्क्वायर, A² + B² + 2AB, उसी तरह से A² + B² - 2AB +2, ये हो गया A + B × A - B, तो हो जाएगा A² - B² cos थीटा का cos थीटा, ठीक है। ये देखो प्लस में माइनस में कैंसिल हो गया मेरे भाई, इसमें कोई दिक्कत नहीं होने का। चलो एक लाइन यहाँ लिख सकते हैं, 3P² + Q² P² है ना, तो 2P², फिर यहाँ देखो Q² 2Q² + 2, ये बच गया यहाँ पे P² 2P², Q² 2Q² + 2P, यहाँ पे बच गया ये P² - Q² और हो गया cos थीटा। अब क्या करते हैं, हम इन दोनों को इधर लेके चले आइए, इन दोनों को, ठीक है। तो ये भी माइनस में हो जाएगा, ये भी माइनस में हो जाएगा, यहाँ पे इसको, ठीक है, घेरते हैं। ये होगा 3P² + Q², LHS कहते हैं, LHS लिख दिए, इसको इधर लाइए, 2P² को इधर लाइए, तो माइनस हो गया 2P², फिर हो गया 2Q² को भी इधर लाइए, तो माइनस हो गया 2Q² इक्वल टू कितना बचा मेरे भाई, 2, ठीक है, P² - Q² cos हो गया थीटा, क्या हो गया मेरे भाई, cos थीटा। कोई दिक्कत इसमें, 3P² में 2P² माइनस कर दो, यहाँ से इसको माइनस करो, 3 में से 2 चला जाएगा, 1 बचेगा, ये Q² - 2Q², तो बचा क्या, -Q², एक प्लस में है, 2 माइनस में है, तो माइनस में आ गया, 2P² - Q² cos थीटा। कोई दिक्कत मेरे भाई, इसको आप चाहें तो यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। सॉरी, ये तो बड़ी डिस्टर्ब करता है मेरे भाई। यहाँ पे हो गया 1, यहाँ हो गया 2, ये हो गया cos थीटा, ठीक है। इसमें कहीं दिक्कत, कैंसिल हो गया, तो इधर 1 बचा, और यहाँ 2, फिर cos थीटा, 2 को इधर लाइए, तो cos थीटा इक्वल टू हो गया 1/2 कितना का वैल्यू होता है, cos 60 का, cos खत्म, थीटा इक्वल टू हो गया 60 डिग्री। कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं, खूब बढ़िया
इसका जो एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है बहुत बढ़िया है, ठीक है, उस क्वेश्चन में चलते हैं। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन को भी देखते हैं, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है, और ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। थोड़ा सा और क्वेश्चन की अपेक्षा हल्का फुल्का टेढ़ा है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं समझाऊंगा तो हर बात क्लियर हो जाएगी। पहले इसको पढ़ के मैं समझाता हूँ, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ऑन एन ओपन ग्राउंड, कोई ओपन ग्राउंड है, ए मोटरिस्ट follows a track that turns to his left by an angle 60 after every 500 मीटर, ठीक है। बता रहा है कि कोई मोटरिस्ट है, ठीक है, कोई मोटर चालक है जो कि किसी ग्राउंड में किसी ट्रैक पे चलता है और हर 60 डिग्री के एंगल पर हर 500 मीटर के टर्न्स पर 60 डिग्री के एंगल पर मुड़ जाता है, ठीक है। पहले इसको हम लोग एक डायग्राम बनाते हैं, फिर समझ में आएगा। होता क्या है कि यहाँ पे इस तरीके से कुछ डायग्राम बना दीजिए। ग्राउंड है और ग्राउंड में जो मोटरिस्ट है हर 60 के एंगल पर वो क्या करता है, 500 मीटर, मान लीजिए ये 500 है तो ये भी 500 होगा, ये भी 500, ये भी 500, ये भी 500, ये भी 500। मैंने यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 6 साइड वाला ही हम लोग एक डायग्राम बनाए हुए हैं, ठीक है। इसमें हम लोग 5 साइड क्यों नहीं लिए हैं, 4 साइड क्यों नहीं लिए हैं, तो इसलिए नहीं लिए हैं कि हमको 60 का एंगल बनाना है, और जब एक टर्न हो जाता है तो कंप्लीट 360 का एंगल फॉर्मेशन होता है, 360 का एंगल बनता है, समझ रहे ना। जैसे मान लीजिए हम लोग एक सर्कल बनाते हैं इस तरीके से तो 360 होता है। एक इस तरीके से अगर रेक्टेंगल बना दें तो इसके भी 4 जो एंगल्स होते हैं उसका टोटल का सम जो होता है 360 होता है। इसका मतलब जब भी एक राउंड कुछ टर्न करेगा तो 360 बनेगा। यहाँ पर लिखा है कि तब एवरी 500 मीटर के बाद 60 के एंगल पर मुड़ता है, टर्न करता है, और ये हम लोग 300 बना दिए हैं। 360 का एंगल यहाँ पर भी हो रहा है, और चार एंगल लेंगे, ठीक है, तो 4 एंगल लेंगे तो 4 से डिवाइड करिएगा तो 60 तो आएगा नहीं। 5 अगर एंगल लेकर बनाते हैं तो 5 से डिवाइड करिएगा तो 60 तो आएगा नहीं, क्योंकि कह रहा है कि 60 के एंगल पर ये टर्न करता है, तो हमको 6 से डिवाइड करना पड़ेगा, तभी ये कैंसिल होगा तो 60 आएगा। इसका मतलब हुआ कि हम लोग 6 एंगल यहाँ पे बनाना पड़ेगा। तो इसी तरीके का आप लोग को शेप बनाना पड़ेगा, इसको छोड़कर दूसरा शेप आप नहीं बना सकते हैं। मान लीजिए कि कोई मोटरिस्ट जो है ए से चलना शुरू करता है, ए से वो चलना स्टार्ट करता है, उसका फर्स्ट टर्न यहाँ आता है और यहाँ 60 के एंगल पे ये क्या करता है, टर्न कर जाता है बी पॉइंट से, ठीक है। फिर सी पॉइंट पे आता है, फिर यहाँ से अगर इस तरह से स्ट्रेट लाइन खींच दें, ठीक है, तो यहाँ पर भी 60 बनेगा, ठीक है, और सी पॉइंट से क्या करेगा, टर्न करेगा। फिर यहाँ इसी तरीके से आगे की तरफ जाएंगे हम, तो यहाँ हो जाएगा डी, और यहाँ 60 के एंगल पर टर्न करेगा। हर 60 के एंगल पर यह टर्न करता हुआ जाएगा, समझ रहे ना। इसमें बोल रहा है कि स्टार्टिंग फ्रॉम ए गिवन टर्न स्पेसिफाई द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मोटरिस्ट एट द 3rd, 6th एंड 8th टर्न, ठीक है। बता रहा है कि जो मोटरिस्ट है उसका 3rd टर्न पे, 6th टर्न पे और 8th टर्न पे, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हमको फाइंड करना है, ठीक है। 3 पे, 6 पे, 8 पे, तो यहाँ से जब चलेगा ये, तो ये फर्स्ट टर्न हुआ, ये सेकंड टर्न, ये 3rd टर्न, तो यहाँ का डिस्प्लेसमेंट हमको फाइंड करना है। ए से इसका डिस्प्लेसमेंट निकालना है। फिर क्या बोला है, जैसे मान लो ये फर्स्ट टर्न हुआ, सेकंड टर्न, 3rd, 4, 5, 6, ठीक है। फिर यहाँ पर आ जाएगा 1 के पास 7 आ जाएगा, और 2 के पास क्या हो जाएगा 8, ठीक है। हमको निकालना है 3rd का, इसका हमको निकालना है डिस्प्लेसमेंट, 6 का इसका डिस्प्लेसमेंट निकालना है, फिर 8th का इसका डिस्प्लेसमेंट हमको निकालना है। तो एक ध्यान दीजिएगा सबसे पहले कि डिस्प्लेसमेंट होता क्या है और लेंथ क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इसके बारे में सबसे बढ़िया समझना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कोई पॉइंट ए यहाँ पे है, कोई बॉडी इस तरह से मूव करता हुआ यहाँ पे चलता हुआ यहाँ पे आ गया, मान लीजिए बी पॉइंट पे,
ठीक है। बोला जाएगा कि बॉडी जो है कितना लेंथ कवर्ड की, तो ए से चलते हुए जितना यहाँ डिस्टेंस आपको जितना चली बॉडी जितना चल रही है उस सारा का सारा लेंथ हुआ। बॉडी कहाँ से चली थी, तो ए से चली थी, कहाँ रुकी है तो बी पे रुकी है, ठीक है। ए से चली थी और कहाँ रुकी है, बी पे रुकी है। तो जहाँ से चली और जहाँ रुकी वहाँ के बीच का जो सीधा डिस्टेंस होता है उसी को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो अब पूछा जाएगा ए से बी का डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो ये नहीं काउंट करेंगे हम, इसका सीधा जितना जहाँ चला था जहाँ रुका था बीच का डिस्टेंस हम लोग जो सीधा मेजर करेंगे वही डिस्प्लेसमेंट हुआ। ये जितना चला था वो क्या होता है, वो डिस्टेंस होता है। जैसे मान लीजिए कि हम दूसरा एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, उसको समझाते हैं, पहले समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए कि कोई बॉडी ए से चलती है, ए से चली बी पे गई, बी से चली सी पे, सी से चली डी पे और डी से फिर चली आई ए पर, ठीक है। तो पूछा जाएगा लेंथ कितना, तो ए से चला बी पर ये मेजर करेंगे, बी से सी पे ये मेजर करेंगे, सी से डी पे ये मेजर करेंगे, डी से ए पर ये भी मेजर करेंगे, टोटल को ऐड करेंगे तो वो टोटल डिस्टेंस हुआ, ठीक है। लेकिन और कहा जाएगा कि डिस्प्लेसमेंट कितना, तो डिस्प्लेसमेंट मैंने क्या बताया, जहाँ से चला और जहाँ रुका, ठीक है। कितना घूमा उससे मतलब नहीं है। तो ए से चला फिर ए पर आ गया, तो ए से ए का डिस्टेंस तो कुछ होगा ही नहीं, तो जब होगा नहीं तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा मेरे भाई, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0। अगर यहाँ से आकर यहाँ पर रुक जाता यहाँ पे, ठीक है, ई, तो मान लो कि इसका डिस्टेंस कितना, तो ये सबका सम जो होता है डिस्टेंस होता है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कहाँ से चला था, ए से, लास्ट में कहाँ रुका है, ई पे, तो यही आपका जो सीधा लाइन होगा वही आपका डिस्प्लेसमेंट होगा। डिस्प्लेसमेंट कुछ होता नहीं है, डिस्प्लेसमेंट जहाँ से चलेगा और जहाँ रुकेगा बीच में कितना घूमेगा उससे मतलब नहीं है। अब यहाँ पे आते हैं, हमको निकालना है 3rd टर्न, 6th टर्न, 8th टर्न। चला था कहाँ से, ए से, और ए से चला 3rd टर्न 1 2 3, यहाँ का डिस्प्लेसमेंट हमको फाइंड करना है। माने ए से डी के बीच का आपको यहाँ से डिस्प्लेसमेंट इसको निकालना है, ए से डी के बीच का डिस्प्लेसमेंट हमको फाइंड करना है। फिर किसका, 6th, तो ए से चला ए ही पे आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ मेरे भाई, ए से चला, ये तो आसान है, ठीक है। 6 वाला आसान है कि ए से चला फिर ए पे आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना, जहाँ चला वहीं पे आ गया, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हो गई 0, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी 0। ये 3rd वाला तो निकालना पड़ेगा। फिर कह रहा है 8 पे, तो 8 कहाँ है, यहाँ पे, तो इसका यहाँ से हम लोग ए से सी को मिलाते हैं, तो मतलब अगर AD निकाल दें तो ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट 3rd का, और AC निकाल दें तो ये 8th जो टर्न है उसका डिस्प्लेसमेंट हमको मिलेगा, समझ रहे ना। और डिस्टेंस निकालना तो बड़ी आसान है, कह रहा है कि जितना है, यहाँ पे देखो, आफ्टर एवरी 500 मीटर, माने जितना आपको टर्न दिखाई दे रहा है सारा का सारा 500 मीटर पे है, 500 मीटर 500 मीटर 500 मीटर, ये सारा का सारा। तो अगर 3 टर्न की बात करें तो इसका डिस्टेंस कितना होगा, 1 2 3, 500 500 500 1500 मीटर हो जाएगा, ठीक है। अगर 6 टर्न की बात करें तो डिस्टेंस कितना, तो टोटल जितना घूमा सब, डिस्प्लेसमेंट अलग चीज़ होता है, डिस्टेंस अलग चीज़ होता है। डिस्टेंस निकालने का तरीका जितना घूमेगा टोटल, डिस्प्लेसमेंट निकालने का तरीका जहाँ से चला जहाँ रुका। अभी हम निकाल रहे हैं डिस्टेंस, तो अगर ए से चला तो 500 500 500 500 500 500, ए से ए तक आने में टोटल डिस्टेंस 3000, ठीक है। 500 500 500 500 500 500 3000, ठीक है। अगर 8 का पूछा जाए, 500 500 1000 500 500 1000 2000 हुआ, 500 500 1000 3000, फिर 500 500 8 तक आ गए हम, ठीक है। 4000 डिस्टेंस हुआ। डिस्प्लेसमेंट तो ये मेजर करना पड़ेगा, तो डिस्टेंस निकालना आसान है। अब हम आते हैं डिस्प्लेसमेंट के बारे में। इस डिस्प्लेसमेंट को निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं कि यहाँ से डी पॉइंट से बी पर एक परपेंडिकुलर खींच देते हैं। इस तरीके से एक परपेंडिकुलर यहाँ से यहाँ खींच दीजिए। डी से बी पर हमने एक परपेंडिकुलर खींचा, तो यहाँ पे कितना का एंगल फॉर्मेशन हुआ है, 60 का। ये परपेंडिकुलर दिखाई दे रहा है, ये वाला, ठीक है। यहाँ 60 का एंगल फॉर्मेशन हुआ, तो यहाँ कितना होगा, यहाँ 30 का होगा, तभी तो मिलकर 90 बनेगा। यहाँ से यहाँ तक 90 का एंगल फॉर्मेशन होगा ना, यहाँ परपेंडिकुलर खींचे हुए हैं, तो ये 60 और ये हो जाएगा 30, ठीक है। इसमें क्लियर आ रहा है, एक बार देख लूँ, थोड़ा सा चल रहा है मेरे भाई।
ठीक है। अब फिर देखो थोड़ा सा यहाँ देखते हैं, ये वाला 60 है, ठीक है। चलो ये वाला 60 हो गया, और ये स्ट्रेट लाइन है। ये कैसा लाइन है? स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल फॉर्मेशन होता है, अगर इस तरीके से हम इसको मिला देते हैं तो ये टोटल हो जाएगा 180। कितना होगा? 180। और इतना पहले से 60 है इसमें, ये वाला, तो ये वाला कितना हो जाएगा मेरे भाई? 180 में से इसको माइनस करेंगे तो 120 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है। यहाँ तो 60 था, ये परपेंडिकुलर था तो 30 हो गया। ये एक स्ट्रेट लाइन है तो यहाँ 60, तो इधर हो जाएगा 120, 120 डिग्री। अब ट्रायंगल में होता है, कोई अगर ट्रायंगल हम बनाते हैं, किसी प्रकार से ट्रायंगल हम बनाते हैं, ठीक है, तीनों जो एंगल का जो सम होता है वो 180 होता है। क्या होता है? कोई अगर ट्रायंगल बना रहे हैं तो तीनों एंगल का जो सम होता है वो 180 होता है। अब यहाँ पर देखो तो BCD, देखो ध्यान से देखो, नहीं समझ में नहीं आएगा। BCD यहाँ 30, यहाँ हो जाएगा 120, ठीक है, और टोटल मिला कर होना चाहिए 180। तो ये जोड़ोगे तो 150 हो गया, तो 30 बच जाएगा, तो इसका हो जाएगा 30 डिग्री। अब तीनों एंगल जब जोड़ोगे 30, 60 और 120, 180 हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, इसमें क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हमको क्या निकालना है? ये वाला। तो ये निकलेगा कब? अगर इस ट्रायंगल पर देखेते हैं ABD, ध्यान से देखो, ABD ये हो जाएगा एक आपको, ठीक है, पाइथागोरस का थ्योरम पर, ये अगर हाइपोटेनस मान लीजिए, ये परपेंडिकुलर दिखाई दे रहा है, ये बेस दिखाई दे रहा है, तो हाइपोटेनस को हम आराम से निकाल सकते हैं, H = √p² + b²। तो p² होना चाहिए, b² पहले से है, तो जो p² मिल जाएगा, अब b² है तो ये हमको पता चल जाएगा। फिर से ध्यान से देखिए, AD निकालना हो तो ट्रायंगल ABD में अगर कंसीडर करते हैं, ABD में, ठीक है, ये निकालना है, तो ये और ये मिल जाएगा, ठीक है। तो पाइथागोरस का थ्योरम हम आराम से इसमें लगा सकते हैं। तो ये प्राप्त करने के लिए एक C पॉइंट से इस पर सीधा परपेंडिकुलर खींच दीजिए, जो कि इस तरीके से हम खींच दिया, ठीक है, O पॉइंट मान लीजिए। तो ये जो है ना, इसको बाइसेक्ट कर रहा है, इसको ये बाइसेक्ट कर रहा है, बराबर भाग में बांट रहा है। अगर आप OB निकालते हैं तो OD की वैल्यू अपने आप पता चल जाएगी, ठीक है, और दोनों को जोड़ देंगे तब BD निकल जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से हमने यहाँ परपेंडिकुलर खींचा है, OB को अगर निकाल लेते हैं तो OB के बराबर OD है, OB और OD को जोड़ देंगे तो BD निकल जाएगा, OB + OD = BD। ठीक है, तो सबसे पहले हमको इस ट्रायंगल पर कंसीडर करना पड़ेगा OB निकालने के लिए। ठीक है, तो आते हैं यहाँ पे, देखो इन ट्रायंगल OBC, ट्रायंगल OBC में देखो, OBC दिखाई दे रहा है मेरे भाई, cos 30 क्यों लिए हैं, sin 30 क्यों नहीं लिए, tan 30 क्यों नहीं लिए? हमको इससे मतलब है, हमको ये चाहिए, हमको चाहिए ये, ठीक है। अच्छा, तो ये चाहिए और आपको ये वैल्यू दिया गया है, तो एक ये मिला, एक ये मिला, इससे तो मतलब है ही नहीं। इससे क्या मतलब है? इससे तो कुछ मतलब नहीं है। हमको इसकी ज़रूरत है और दूसरा ये चीज़ दिया हुआ है। ये एंगल अगर लेते हैं हम, ये एंगल, तो एंगल का सामने परपेंडिकुलर होता है और उसके बगल में बेस होता है, ये वाला हाइपोटेनस हो गया। इस ट्रायंगल में देखेंगे तो ये एंगल है, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, ये हो जाएगा बेस और ये हो जाएगा हाइपोटेनस। तो हमको बेस से और हाइपोटेनस से मतलब है, तो कॉस ही में बेस और हाइपोटेनस मिलेगा, साइन ले लेंगे तो फिर हो जाएगा उसमें परपेंडिकुलर आ जाएगा, जिसका हमको कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए कॉस लेंगे। cos 30 = हो जाएगा, ठीक है, B/H, तो हो जाएगा OB, ठीक है, बाई BC। तो इसलिए OB = क्या हो जाएगा मेरे भाई, BC cos 30। BC की वैल्यू कितनी है, 500, और cos 30 की वैल्यू कितनी हो गई, √3/2, कैंसिल कर दीजिए, 250 √3 मीटर। किसकी वैल्यू मिली? OB की वैल्यू मिल गई, OB की वैल्यू मिल गई 250 √3 मीटर। अब इस ट्रायंगल को भी आप लेकर इसी तरीके से निकाल सकते हैं, सेम आएगा, ठीक है।
इस ट्रायंगल को भी अगर लेकर निकालिएगा तो OD की वैल्यू सेम आएगी, समझ रहे ना। सिमिलरली लिख देते हैं, सिमिलरली, ठीक है, इन ट्रायंगल, किस ट्रायंगल में, OBC, OBC, और cos 30 यहाँ लेते हैं, ये बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेनस हो जाएगा, ये भी 500 है, जितने साइड हैं सब 500 है, ये 500, ये 500, ये 500, सब 500 है। ये cos 30 लोगे, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस, ये हो जाएगा हाइपोटेनस। तो जब चुनोगे ना तो उतना ही निकलेगा। तो डायरेक्ट हम लिखते हैं OD इक्वल टू इतना ही आएगा 250√3 मीटर। OB की वैल्यू निकल गई, OD की वैल्यू निकल गई। हमको चाहिए था BD की वैल्यू, क्यों? क्योंकि हमको AD की वैल्यू निकालनी है। AD की वैल्यू निकालने के लिए परपेंडिकुलर चाहिए था, बेस चाहिए था। बेस है, परपेंडिकुलर निकालना है, परपेंडिकुलर निकालना है तो OB निकल गया, OD निकल गया, तो OB इक्वल टू क्या होगा, सो BD इक्वल टू हो जाएगा मेरे भाई OB, चाहे BO चाहे OB एक ही चीज़ है, लो BO प्लस OD, ठीक है। तो BO की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 250√3 और प्लस OD की वैल्यू कितनी है 250√3, कितना होगा 250 और 250 कितना होता है 500√3 मीटर। ये आपकी BD की वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू? तो आपको बेस है ही, परपेंडिकुलर मिल ही गया, तो क्या निकल जाएगा, चला हाइपोटेनस निकल जाएगा, ठीक है। तो हमको डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा किस टर्न का, थर्ड टर्न का, 1 2 3, मतलब 3 टर्न का हमको डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ABD, ठीक है, दिख रहा है मेरे भाई, इन ट्रायंगल ABD, AD इक्वल टू क्या होगा, AD इक्वल टू होगा रूट अंडर AB का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर, AB का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। AB कितना है मेरे भाई 500, तो यहाँ लिख देंगे 500 स्क्वायर। AB हो गया 500, BD कितना दिखा दो, BD की वैल्यू यहाँ पे हमने निकाल दिया है 500√3, तो लिखेंगे 500√3 होल का स्क्वायर, और सबका रूट है तो रूट दे दिया हमने। 500 स्क्वायर को इसी तरह रहने दो, इसका स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा 500 स्क्वायर, और इस √3 का स्क्वायर करेगा तो उसका रूट हट गया था 3। ये देखो यहाँ पे 3 500 का स्क्वायर है, यहाँ 1 500 का स्क्वायर है। 500 का स्क्वायर 3 गो है, 500 का स्क्वायर 1 है, तो कितने 500 का स्क्वायर 4 500 का स्क्वायर, अरे x स्क्वायर अब प्लस 3x स्क्वायर तो 4x स्क्वायर, ए गो आई ये 3 गो, तो कितना हो जाएगा 4 गो, है ना। अब इसका रूट हटा दो, तो यहाँ इसका रूट हटेगा तो यहाँ 4 का रूट क्या हो जाएगा 2, और ये इसका स्क्वायर हट जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 500, मल्टीप्लाई करो 1000 मीटर। किसका वैल्यू निकल गया मेरे भाई, AD की वैल्यू निकल गई। अब हमको निकालना है किसका, ये होगा थर्ड टर्न के लिए, मतलब थर्ड टर्न का ये डिस्प्लेसमेंट मिला आपका, ये क्या निकला डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो ये डिस्प्लेसमेंट आप गया फॉर थर्ड टर्न, फॉर थर्ड टर्न डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट हो गया 1000 मीटर, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है कि 6 टर्न के लिए, 6 टर्न के लिए क्या होगा 1 2 3 4 5 6, चला था कहाँ से, ए से, पहुंच गया कहाँ, ए पे। तो इसका टोटल जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, ठीक है, फॉर 6 टर्न 0 हो गया, समझ रहे हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं फॉर 6 टर्न डिस्प्लेसमेंट कितना होगा मेरे भाई, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू होगा 0। अब एक बच गया मात्र, कौन सा, थर्ड हमने निकाल दिया, 6 निकाल दिया, अब 8th बच गया इसका। तो इसका पहले स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लो, इसको मिटा दूं, उसके बाद हम लोग कौन सा निकालते हैं, 8th टर्म निकालते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो मेरे भाई, स्क्रीनशॉट लीजिए, अब देखा जाए थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ पे जो है अब आते हैं हम लोग किसके लिए, अब हम लोग निकालेंगे 8th टर्न के लिए।
तो जो एर्थ टर्न की बात हो रही है, एर्थ टर्न यहाँ पे है तो हमको AC निकालना पड़ेगा। ठीक है, कौन सा निकालना पड़ेगा? AC। ठीक है, लिख सकते हैं फॉर एर्थ टर्न। ठीक है, AC इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर, वही ट्रायंगल लो जो था वही लगाना पड़ेगा। AC इक्वल टू हो जाएगा AB का स्क्वायर। अरे यार यहाँ देखो AC है तो हो जाएगा AB का स्क्वायर प्लस हो जाएगा BC का स्क्वायर, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, तो हो जाएगा AB का स्क्वायर प्लस हो जाएगा BC का स्क्वायर प्लस 2AB BC कॉस कितना 60। ठीक है, फिर से ध्यान दीजिए, फॉर्मूला क्या होता है, याद आ रहा होगा, R इक्वल टू होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू कितना है 60 है। अब यहाँ पे आ जाइए AB की वैल्यू बता दो। AB की वैल्यू है 500, तो हमने लिख दिया 500 का स्क्वायर। BC की वैल्यू कितना है हमारे भाई, ये भी 500, हर टर्म 500 का है, तो BC के लिए हम लोग लिख देंगे 500 का स्क्वायर प्लस 2 AB की वैल्यू फिर 500 है 500, फिर BC की वैल्यू 500 और cos 60 का होता है 1/2, 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत? 500 का स्क्वायर यहाँ पर भी है, 500 का स्क्वायर यहाँ पर भी है, 500 से 500 में मल्टीप्लाई करोगे 500 का स्क्वायर ये भी हो जाएगा। ठीक है, एक 500 का स्क्वायर, एक 500 का स्क्वायर, एक 500 का स्क्वायर, तो आ गया ये 3,500 का स्क्वायर। ठीक है, एक 3,500 का स्क्वायर हटाओगे इसका रूट हट जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा 500√3 मीटर। AC की वैल्यू निकल गई 500। ठीक है, कितना हुआ 500√3। ये किसकी वैल्यू निकली, AC की। यहाँ क्या निकला था, AD के लिए 1000, AC के लिए निकला। ठीक है, 500√3 और आपका यहाँ पे जो A से चल के A पे आया था उसके लिए 0 आ गया, तो ये निकल गया डिस्प्लेसमेंट। अब हमको डिस्टेंस अगर निकालना हो तो डिस्टेंस के लिए यहाँ पर फटफट मैं लिख देता हूँ, आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा डिस्टेंस कितना कौन सा होगा, है कि नहीं। अब डिस्टेंस के लिए तो कुछ करना ही नहीं है मेरे भाई, बहुत आसानी से निकल जाएगा। डिस्टेंस क्या होगा, फॉर थर्ड टर्न, यहाँ पर लिखते हैं डिस्टेंस। अभी इसके पहले क्या निकल रहा था, डिस्प्लेसमेंट, तो लिखेंगे फॉर थर्ड टर्न। थर्ड टर्न के लिए क्या होगा, देखो तो डिस्टेंस यहाँ पे देखो AB इक्वल टू लिख देते हैं AB प्लस BC प्लस CD। ठीक है, थर्ड टर्न के लिए चलो डिस्टेंस यहाँ लिख देते हैं, फॉर थर्ड टर्न डिस्टेंस। ठीक है, AB प्लस BC प्लस हो गया CD, इसकी वैल्यू क्या हो गई 500 500 500। ठीक है, कितना हो गया मेरे भाई, ये हो जाएगा 1500 मीटर। ये किसके लिए निकला, थर्ड टर्न के लिए। 6 टर्न का इसी तरह निकालोगे। ठीक है, फॉर 6 टर्न, फॉर 6th टर्न क्या होगा डिस्टेंस, डायरेक्ट लिख दो। ठीक है, AB प्लस BC प्लस CD प्लस DC, यहाँ पर DE लिख देते हैं, यहाँ पे F। ठीक है, सबको जोड़कर कितना हो जाएगा मेरे भाई 3000 मीटर। अब एक और बच गया किसके लिए, 8 के लिए, कहाँ लिख दूँ, चलो यहाँ लिख देते हैं, फॉर 8th टर्न। ठीक है, डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस हो जाएगा देखो AB BC ये सब जोड़ते हुए जब आओगे यहाँ तक 8 तक, A से चला ना, A से चला तो ये 500 500 500 500 500 500 500 500 8 तक पहुँचेंगे तो हो जाएगा 4000 मीटर। अभी क्या बोल रहा है, कंपेयर करिए, क्या करना है, कंपेयर। तो कंपेयर मैं यहाँ बना देता हूँ यहाँ पे। अब आपको कैसे कैसे लिखना होगा मैं बता दूंगा, वैसे लिख लीजिएगा। अब आपको करना है कंपेयर। ठीक है, तो कंपेयर हम जब करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले हम लोग देखते हैं डिस्टेंस का और डिस्प्लेसमेंट का, हमको इसमें कंपेयर करना है।
कि थर्ड टर्न का जो डिस्टेंस था, जो डिस्प्लेसमेंट था उसका कंपेयर, सिक्स टर्न का जो डिस्टेंस था डिस्प्लेसमेंट था उसका कंपेयर, एट्थ टर्न का जो डिस्टेंस था डिस्प्लेसमेंट था उसका कंपेयर। तो यहाँ पे अगर फॉर थर्ड टर्न की बात करेंगे तो कंपेयर करिए। थर्ड टर्न में क्या आया था, देखो तो थर्ड टर्न ये था एडी, कितना आया था आपका 1000 मीटर, और उसका डिस्टेंस कितना हुआ मेरे भाई, देखो तो कहाँ के, यहाँ पे 500 मीटर। तो हम लोग कंपेयर करेंगे तो लिख देंगे 1000 बाई, ठीक है, 1500 कैंसिल कर दीजिए, और ये हो जाएगा 2 बार में, ये कट जाएगा 3 बार में, 2/3 ये आ गया। 2/3 किसके लिए, थर्ड टर्न के लिए। सिक्स टर्न की बात क्या होगी, अब होगा फॉर सिक्स्थ टर्न। तो सिक्स टर्न में क्या था, डिस्प्लेसमेंट कितना था, देखो यहाँ पे सिक्स टर्न में डिस्प्लेसमेंट कितना है मेरे भाई, 0 आया है, ठीक है। डिस्टेंस दिखा दो, डिस्टेंस यहाँ पे होगा 3000, तो हो जाएगा 0/3000, ये तो 0 हो गया। अब कौन सा बचा, एक 6 तो हो गया, अब बच गया 8th, ठीक है। तो लिखेंगे फॉर 8th टर्न्स, ठीक है। 8th टर्न का डिस्प्लेसमेंट बताओ, जल्दी 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 देखो, डिस्प्लेसमेंट कहाँ गया, AC का कहाँ निकाले थे मेरे भाई, यहाँ पे था, देखो यही ना था 8, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, जहाँ से चला जहाँ पहुँचा, जहाँ चला जहाँ पहुँचा, ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट हो गया कितना मेरे भाई, 500√3 अपॉन डिस्टेंस कितना, देखो 8 का डिस्टेंस 4000, तो 4000 डिवाइड कर दीजिएगा, कैंसिल काट दो 8 बार में, √3/8, ठीक है। इसमें कहीं दिक्कत नहीं है मेरे भाई, सारा हिसाब किताब क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा देख लीजिए कैसे कैसे आपको उतारना है, देख लीजिएगा। पहले ये लिखना होगा आपको यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद आपको ये लिखना होगा, ठीक है। ये तो इसके पहले निकाले हुए थे, पहले वाला है वो सब। इसके बाद ये लिख लीजिएगा, फिर ये लिख लीजिएगा, और फिर वहाँ पे लिख लीजिएगा, ठीक है। मुझे लगता है क्लियर हो चुका होगा। तो इसी तरह से आप लोग हमसे जुड़े रहिए, और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग लेकर आएंगे। तब तक मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। जहाँ रहिए स्वस्थ रहिए।